अभिनव के लौटने के बाद संजीव नड्डा ने स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन किया। जब उन्हें पता चला कि ग्रैनी गुमारी गई है तो संजीव नड्डा ने राहत की गहरी सांस ली। ड्रैगन लॉर्ड, आप अभी कहाँ हैं? मैं आकर आपसे मिलना चाहूंगा, संजीव नड्डा ने पूछा। अभिनव ने उन्हें हॉलिडे विलेज के विला में आने का निर्देश दिया। अभिनव को अभी उस गुसाम से स्नेक पिल मिली थी और उसे इसे रिफाइन और अवशोषित करने की आवश्यकता थी। ऐसा करने के लिए उसे 2 दिनों के लिए एकांतवास में जाने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए एकांतवास में प्रवेश करने से पहले अभिनव को संजीव नड्डा को कुछ मामले समझाने थे। इसके तुरंत बाद अभिनव हॉलिडे विलेज के दरवाजे पर पहुंच गया। चूंकि अब पूरा रिसॉर्ट अभिनव का था, उसने हॉलिडे विलेज को आयुर्वेदिक चिकित्सा की खेती के लिए एक गैर सार्वजनिक स्थान में बदल दिया था। कुछ गेटकीपर्स के अलावा पूरे रिसॉर्ट में कोई अन्य लोग नहीं देखे गए। अभिनव के विला में पहुंचने के कुछ ही समय बाद संजीव नड्डा भी आ गए। ड्रैगन लॉर्ड, संजीव नड्डा ने मुट्ठी बांधकर अभिनव का अभिवादन किया। अभिनव ने सिर हिलाया और संजीव नड्डा से कहा, लीडर नड्डा, आपका समय सही है। मैं 2 दिनों के लिए एकांतवास में प्रवेश करने वाला हूँ। मैं सुरक्षा का काम आप पर छोड़ रहा हूँ। संजीव नड्डा ने गंभीरता से सिर हिलाया। ड्रैगन लॉर्ड, जब समय आएगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर पहरा दूंगा। संजीव नड्डा के दरवाजे पर पहरा देने से अभिनव ने बहुत अधिक सहज महसूस किया। फिर उसने संजीव नड्डा के साथ थोड़ी देर बातचीत की। प्रतीक की स्थिति के बारे में पूछा। प्रतीक अभी भी सदर्न कैपिटल में था और नहीं आया था। अफसोस की बात है कि लॉर्ड प्रतीक ने अपनी सारी ताकत खो दी है। अगर वह ठीक हो सकते तो वह ड्रैगन लॉर्ड को अकेले गुकिंग का सामना कैसे करने देते। लॉर्ड प्रतीक के एक्शन में होने के साथ हम गुकिंग को मारने में सक्षम होंगे। अभिनव ने आह भरी, ये सोचते हुए कि उसे जल्दी से इंटरनल ची कन्वर्जन पिल के चरण में सफलता प्राप्त करनी होगी। केवल ऐसा करके ही वह रिसिटेटिंग पिल को रिफाइन कर सकता था। यह रिसिटेटिंग पिल अब एल्डर कपूर और प्रतीक दोनों के लिए जीवन और मृत्यु का मामला थी। इसके अलावा रिसिटेटिंग पिल लेने के बाद प्रतीक की ताकत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। भले ही अपने चरम समय पर वापस न आए, लेकिन अपनी शक्ति के 8 या 9 स्तरों को पुनः प्राप्त करना भी बहुत प्रभावशाली होगा। उस समय तक वह कैपिटल सिटी में अभिनव के कदम के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता होगा। इन विचारों के साथ उसने संजीव नड्डा को कुछ और निर्देश दिए और फिर एकांतवास में प्रवेश करने के लिए मुड़ गया। विला में खुद को एकांत में रखने के बाद संजीव नड्डा व्यक्तिगत रूप से विला क्षेत्र के गेट पर पहरा देने के लिए खड़े हो गए। दक्षिण पश्चिम में एक गुफा के अंदर इस समय गुकिंग के शरीर पर एक और सबगु मर गया था। जो सबगु मरा वह ग्रैनी गु का था। यहाँ तक कि वह बूढ़ी औरत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकी। गुकिंग ने ये बड़बड़ाया और फिर अपने एकांतवास को जारी रखा। खून के तालाब में गु प्राणियों को अवशोषित किया। बूम! अचानक गुकिंग की आंखें खुलीं। उनकी आंखों से एनर्जी की एक धारा निकली। भयानक एनर्जी एक तेज ब्लेड में बदल गई, पास की एक विशाल चट्टान की ओर काटती हुई। चट्टान वास्तव में आधी कट गई थी। हूँ! गुकिंग ने सांस छोड़ी और ठंडेपन से कहा, आखिरकार मैंने हाफ स्टेप अर्थ रियल्म की ताकत में सफलता प्राप्त कर ली है। अब मैं आधिकारिक तौर पर अपना एकांतवास समाप्त कर सकता हूँ। अभिनव, तुम वास्तव में मेरी उम्मीदों से अधिक हो। केवल 20 साल का और फिर भी इतना शक्तिशाली। तुमने मेरे कई दत्तक पुत्रों को मार डाला और यहाँ तक कि वह बूढ़ी औरत भी तुम्हारे हाथों गिर गई। हाँ, लेकिन तुम जितने अधिक राक्षसी हो, तुम्हारी प्रतिभा उतनी ही बेहतर है। तुम्हें बाद में गु पर्सन में बदलना मेरे लिए और भी अधिक सहायक होगा। खुद से बड़बड़ाने के बाद गुकिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और खून के तालाब में ब्लड डेमन सेंटिपीड को सहलाया। ये उनका लाइफ गु, एक नेचुरल गु क्रिएचर था जिसे ब्लड डेमन सेंटिपीड के नाम से जाना जाता था। पुराने दोस्त, इस बार तुम्हारे लिए दावत है। एक बार जब मैं उस अभिनव को पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हें उसका कुछ ब्लड एसेंस खिलाऊंगा।
ये तुम्हें ताकत में भारी बढ़ावा देने के लिए बाध्य है। स्कवीक, स्कवीक। रक्तरंग का कन खजूरा उनके शब्दों का अर्थ समझता हुआ प्रतीत हुआ, यह जानते हुए कि वह मारने जाने वाला है। ये तुरंत उत्साहित हो गया। है, पुराने दोस्त, और इंतजार नहीं कर सकते, है ना? तो चलो तुरंत चलते हैं। मार्शल आर्ट्स डार्क वेब पर अभिनव द्वारा डायन को मारने की खबर स्वाभाविक रूप से घोषित की गई थी। अचानक यह मामला दिन का सबसे गर्म विषय बन गया। यह अभिनव गंभीर रूप से राक्षसी है। वह केवल 20 साल का है और फिर भी वह ग्रैनी गू को मारने में कामयाब रहा। ग्रैनी गू ने एक बार ड्रैगन रैंकिंग पर 13वें मास्टर को मार डाला था और अभिनव ने ग्रैनी गू को मार डाला। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अभिनव के पास कम से कम ड्रैगन रैंकिंग पर 13वें की ताकत है? वास्तव में एक सर्वोच्च जीनियस। इस बार हर कोई बुरी तरह हार गया। किसने सोचा होगा कि अभिनव इतनी दूर तक पहुंच सकता है? सही, कुल 4 हेड्स ऑर्डर थे। अब पहले 3 सभी विफल हो गए हैं और 90% से अधिक लोगों ने गलत भविष्यवाणी की थी। बैंकर ने इस बार बहुत कमाई की। बैंकर शायद नहीं जीता होगा, ये मत भूलो। 2 लोगों ने अभिनव के अंत तक जीवित रहने पर कई बिलियन लगाए। यह 100 से 1 का भुगतान है। अगर अभिनव वास्तव में अंत तक जीवित रहता है तो बैंकर को उन 2 को लगभग 1 ट्रिलियन का भुगतान करना होगा। बेशक, अगर अभिनव गु किंग के हाथों मर जाता है तो बैंकर को अभी भी लाभ होगा। आखिरी आदेश गु किंग खुद कार्रवाई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह विफल होगा? कौन जानता है, अगर ये पहले होता तो मैं निश्चित रूप से सोचता कि अभिनव के पास जीने का कोई मौका नहीं है। लेकिन उसने पहले ही चमत्कार किए हैं, तो उसे एक और चमत्कार करने से क्या रोक रहा है? गु किंग ने पोस्ट किया है, यह कहते हुए कि वह खुद कार्रवाई करेंगे। चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं। अभिनव पहले दिन ही एकांतवास में चला गया। गु किंग के व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की खबर मार्शल आर्ट्स डार्क वेब पर फैल गई। ये जानकर श्रुति कपूर बहुत खुश हुई। अभिनव, इस बार तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम निश्चित रूप से बर्बाद हो। अभी वह अभिनव के मरने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। उसके दुर्भाग्य का आनंद लेते हुए उसने एक फोन भी किया। यह फोन कॉल कैपिटल सिटी पहुंचा। ओल्ड बाल की मृत्यु और ग्रैनी गु के हाथों पिछले अपमान के कारण वह बहुत असुरक्षित महसूस कर रही थी। यह फोन कॉल उसके कबीले, उसके दादाजी कार्तिकेश कपूर को था। वह कपूर फैमिली की दूसरी पंक्ति के मुखिया थे और कपूर फैमिली के समग्र प्रमुख भी थे। दादाजी, मैं मेरानूर में मुसीबत में पड़ गई हूँ। ओल्ड बाल मारा गया। क्या आप कोई और विशेषज्ञ भेज सकते हैं? उसके दादाजी ये सुनकर थोड़े हैरान थे कि ओल्ड बाल मर गया था। हालांकि फोन के दूसरी तरफ वाले आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि ओल्ड बाल की मार्शल आर्ट्स की ताकत अच्छी थी, लेकिन उनकी कपूर फैमिली में उनके जैसे कई विशेषज्ञ थे। वह उनकी कपूर फैमिली द्वारा नियुक्त केवल एक गेस्ट ऑफिसर था। अगर वह मर गया तो वह मर गया, लेकिन उनकी पोती की सुरक्षा अलग थी। वह इस पोती को बहुत महत्व देते थे। तुरंत कार्तिकेश कपूर ने जवाब दिया, मैं भुवन को भेज रहा हूँ। तुम दोनों को उस बूढ़े आदमी वंशराज कपूर के हाथों से वह चीज हासिल करनी होगी। तीसरे दादाजी की शाखा से भुवन। यह श्रुति कपूर ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। क्या बात है? कुछ नहीं। श्रुति कपूर ने अपना सिर हिलाया। कपूर फैमिली के इन युवा सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धी रिश्ता था। वे सभी अपने बड़ों के सामने अच्छा प्रदर्शन करना चाहते थे ताकि उनकी मान्यता प्राप्त कर सकें। कबीले में जितना अधिक योगदान होगा, परिवार से उतना ही अधिक लाभ मिल सकता था, और युवा पीढ़ी के बीच सबसे उत्कृष्ट पूरी कपूर फैमिली का वारिस बन जाएगा। अब परिवार के वर्तमान मुखिया उसके दादाजी थे और दूसरी पंक्ति के मुखिया कार्तिकेश कपूर भी थे। जहां तक भुवन की बात है, जिसका उन्होंने उल्लेख किया, उसका नाम भुवन था, जो तीसरी पंक्ति की युवा पीढ़ी का एक उत्कृष्ट सदस्य था।
दोनों प्रतिस्पर्धी थे और दोनों कपूर फैमिली के भविष्य के वारिस के उम्मीदवार थे। श्रुति कपूर थोड़ी अनिच्छुक थी, लेकिन चूंकि उसके दादाजी ने पहले ही बोल दिया था, वह स्वाभाविक रूप से मना नहीं कर सकती थी। ऐसा लगता है कि इस बार श्रेय भुवन द्वारा लिया जाएगा। श्रुति कपूर के चेहरे पर अनिच्छा का भाव था। फिर उसने फिर से अभिनव के बारे में सोचा। अभिनव, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने ओल्ड बाल की मौत का कारण नहीं बनाया होता तो मुझे मेरी मदद करने के लिए उस भुवन की आवश्यकता नहीं होती। मैं बस तुम्हारे गु किंग द्वारा मारे जाने का इंतजार करूंगी। फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ पेपर मनी जलाऊंगी, उसने दुष्टता से कहा। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का मुख्यालय। इस समय ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के प्रेसिडेंट मुरलीधर एक सूखे हुए बूढ़े आदमी का स्वागत कर रहे थे। मेरे रक्षक। इस बूढ़े आदमी का सामना करते हुए मुरलीधर सीधे उन्हें नमन करने के लिए घुटने टेककर बैठ गए। सूखे हुए कंकाल जैसे दिखने वाले बूढ़े आदमी ने मुरलीधर के पैरों को स्वीकृति से देखा और सिर हिलाया। कहा, बुरा नहीं है, तुम्हारा गुड टेक्निक कल्टिवेशन काफी अच्छा है। मैंने तुम्हें उस समय व्यर्थ नहीं बचाया था और मैंने तुम्हें ये पैरों का पोषण करने वाली गुड टेक्निक सिखाई थी। यह कंकाल जैसा बूढ़ा आदमी गु किंग था। उन्होंने साउथ वेस्ट से मेरानूर तक की यात्रा की थी। हालांकि मेरानूर पहुंचने के बाद उन्होंने तुरंत अभिनव की तलाश नहीं की, क्योंकि उनके पास अस्थायी रूप से अभिनव की पृष्ठभूमि की स्पष्ट समझ नहीं थी और ये भी नहीं पता था कि अभिनव इस समय कहाँ था। इसलिए वह पहले मुरलीधर को खोजने आए, जिसे उन्होंने उस समय आकस्मिक रूप से बचाया था। यह मुरलीधर भी उनके हॉल ऑफ डार्क किंग में शामिल हो गया था। वह अपने स्वामी के लिए एक नौकर से ज्यादा वफादार था। मुरलीधर गुड टेक्निक कल्टिवेट करने में कुछ हद तक प्रतिभाशाली था, यहाँ तक कि उस बिंदु तक जहाँ इसने गुकिंग को एक विचार दिया। है मुरलीधर, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझे अपने दत्तक पिता के रूप में स्वीकार करना चाहोगे? गु किंग को पिता होने का विचार पसंद आया और मुरलीधर की गुड टेक्निक कल्टिवेशन में प्रतिभा को देखकर उन्होंने उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में लेने का विचार किया। उनके बोलने की देर थी कि मुरलीधर उत्साह से कांपते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए और नमन किया। मुरलीधर दत्तक पिता का अभिवादन करता है। स्पष्ट रूप से वह मुरलीधर को अपने दत्तक पिता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार से अधिक था। यह कुछ ऐसा था जिसके लिए वह अधिक उत्सुकता से नहीं पूछ सकता था। हाँ, अच्छा, मेरा एक और दत्तक पुत्र है, गु किंग ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। यह देखकर रिद्धिमा नाराज हो गई। उसने जल्दी से मुरलीधर से कहा, दत्तक पिता, आप इस बूढ़े आदमी के बेटे बनने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? उसे ये स्वीकार करना मुश्किल लगा। उसकी नजरों में उसके दत्तक पिता मुरलीधर भी एक वीर व्यक्ति थे, मेरानूर के अंडरवर्ल्ड के राजा। फिर भी अब वह किसी और को अपने दत्तक पिता के रूप में स्वीकार कर रहे थे। उनकी दत्तक पुत्री के रूप में वह वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। एक बार जब वह बोली तो मुरलीधर ने उसे डांटा, रिद्धिमा, अपमानजनक मत बनो। ये गु किंग हैं और उन्हें अपने दत्तक पिता के रूप में स्वीकार करना मेरे लिए सम्मान की बात है। गु किंग ने बस रिद्धिमा पर एक हल्की नजर डाली और कुछ आश्चर्य के साथ कहा, लड़की, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास एक असाधारण शारीरिक गठन है जो गुड टेक्निक कल्टिवेट करने के लिए बहुत उपयुक्त है। क्या तुम मेरी दत्तक पुत्री बनने में रुचि रखती हो? इन शब्दों के साथ रिद्धिमा पूरी तरह से दंग रह गई। यहाँ तक कि मुरलीधर को भी अजीब लगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके नए पहचाने गए दत्तक पिता गु किंग पितृत्व को इतनी आसानी से अपना लेंगे। उन्होंने अभी अभी उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में लिया था और अब वह अपनी दत्तक पुत्री को अपनी दत्तक पुत्री के रूप में लेना चाहते थे। क्या यह रिश्तेदारी थोड़ी गड़बड़ नहीं थी? लड़की, मैंने अभी स्नेक वुमन नामक एक दत्तक पुत्री को खो दिया है और तुम उसकी जगह ले सकती हो। तुम्हारे शारीरिक गठन के साथ अगर मैं तुम्हें ठीक से मार्गदर्शन करूं तो 3 साल के भीतर तुम्हारी उपलब्धियां उससे कम नहीं होंगी। कैसा रहेगा? क्या तुम रुचि रखती हो? गु किंग ने उत्सुकता से पूछा।
मुरलीधर ने जल्दी से कहा, रिद्धिमा, तुम उन्हें धन्यवाद देने के लिए घुटने क्यों नहीं टेक रही हो? ये तुम्हारा अवसर है। हालांकि रिद्धिमा गुकिंग को अपने दत्तक पिता के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। माफ करना, मैं सहमत नहीं हूँ। असहमत? क्यों असहमत? गुकिंग ने पूछा। उनका चेहरा काला पड़ गया। मुरलीधर भी लगातार रिद्धिमा को संकेत दे रहा था। उसे जल्दी से सहमत होने का आग्रह कर रहा था। रिद्धिमा, क्या तुम मार्शल आर्ट्स की दीवानी नहीं हो? अब तुम्हारे पास अवसर है। जब तक तुम गुकिंग को अपने दत्तक पिता के रूप में स्वीकार करती हो, मार्शल वे में तुम्हारी प्रगति बढ़ जाएगी। मूर्ख मत बनो। हालांकि रिद्धिमा ने फिर भी अपना सिर हिलाया। एक मार्शल आर्टिस्ट को ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखकर गुकिंग ने ठंडेपन से सांस ली। एहसान फरामोश। इतना कहने के बाद उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह देखकर मुरलीधर ने आह भरी। दत्तक पिता, गुस्सा मत करो। चलो अंदर चलते हैं। आप आमतौर पर गहरे पहाड़ों में रहते हैं। आज मुझे अपने दत्तक पुत्र को आपकी अच्छी सेवा करने दें, मुरलीधर ने मुस्कुराते हुए कहा। गुकिंग ने सिर हिलाया। वह वास्तव में आमतौर पर एकांत में रहते थे। अपना अधिकांश समय गहरे पहाड़ों में गु तकनीकों को कल्टीवेट करने में बिताते थे। बेशक वह कभी कभी शहर के सांसारिक सुखों का आनंद लेने के लिए पहाड़ों से बाहर निकलते थे। उन्होंने इनसे परहेज नहीं किया। जल्द ही मुरलीधर गुकिंग को क्लब हाउस में ले गए। उन्होंने गुकिंग का इलाज करने के लिए बढ़िया शराब और स्वादिष्ट भोजन पर एक भाग्य खर्च किया था। गुकिंग शराब पीने के काफी शौकीन थे और काफी बढ़िया शराब का आनंद लेने के बाद उन्होंने मुरलीधर से पूछा, वैसे मुरलीधर, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अभिनव के बारे में बारीकियों को जानते हो? इस युवक के पास अपनी उम्र में इतनी ताकत है। उसका गुरु कौन है? तुम मेरानूर में हो। तुम्हें काफी कुछ पता होना चाहिए, है ना? मुझे विस्तार से बताओ। मुरलीधर ने वास्तव में अभिनव के बारे में बहुत सारी जानकारी की जांच की थी। उसने अभिनव पर काफी डेटा इकट्ठा किया था। इस समय उसने सब कुछ उगल दिया। यह अभिनव, वह हमारे मेरानूर के नीचे रविंद्रपुरा काउंटी के एक छोटे से गांव से आता है। मेरानूर पहुंचने के बाद बस कुछ ही महीनों में उसने ऐसी उपलब्धियां हासिल की। सुनने के बाद गुकिंग ने मन ही मन कहा, क्या यह व्यक्ति किसी एकांतवासी सक्षम व्यक्ति का शिष्य हो सकता है? लेकिन चाहे वह किसी का भी शिष्य हो, मैं उसे मृत चाहता हूँ। उन्होंने अपना सिर हिलाया, कोई परवाह नहीं की। भोजन के बाद मुरलीधर ने गुकिंग के लिए कुछ महिलाओं की व्यवस्था की। गुकिंग ने मना नहीं किया और उन महिलाओं को पकड़कर कमरे में प्रवेश किया। कुछ ही देर में उस कमरे से चीखें सुनी जा सकती थीं। रिद्धिमा को बाद में पता चला कि उन महिलाओं को सीधे गुकिंग ने मार डाला था। यह आदमी बहुत क्रूर और निर्दयी है। वह और भी दृढ़ हो गई कि वह ऐसे आदमी को अपने दत्तक पिता के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। भले ही यह आदमी वास्तव में 3 साल के भीतर उसकी ताकत को स्नेक वुमन तक बढ़ा सकता था, वह कभी भी चोर को अपना पिता नहीं मानेगी। अभिनव, तुम सही थे। हम मार्शल आर्टिस्ट एक चोर को पिता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? रिद्धिमा को उस समय अभिनव की भावनाओं को समझना शुरू हुआ। उस दिन उसके दत्तक पिता मुरलीधर ने एक और आदेश जारी किया था। रिद्धिमा, लोगों को अपने साथ लाओ। रिया बसु को पकड़ने के लिए मेरे साथ आओ। रिद्धिमा चौंक गई और जल्दी से बोली, दत्तक पिता, रिया बसु हमारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के 4 राजाओं में से एक है। आप उसे पकड़ना क्यों चाहेंगे? मुरलीधर का चेहरा लोहे जैसा नीला हो गया जब उन्होंने कहा, वह राजा होने के योग्य है। वह अभिनव की कठपुतली के अलावा और कुछ नहीं है। मैंने उसे पहले इसलिए सहन किया क्योंकि अभिनव उसका समर्थन कर रहा था। अब जब अभिनव अपनी रक्षा करने की स्थिति में नहीं है, तो मुझे उसे क्यों सहन करना चाहिए? उसने मेरी अवहेलना करने की भी हिम्मत की। मैं उसका जीवन मौत से बदतर बना दूंगा। यह सुनकर रिद्धिमा ने संघर्ष महसूस किया।
उसके रिया बसु के साथ अच्छे निजी संबंध थे। वह रिया बसु को दुखद रूप से मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उसने गुप्त रूप से रिया बसु को एक संदेश भेजा। रिया बसु, तेजी से भागो, मुरलीधर तुम्हें पकड़ना चाहता है। रिद्धिमा से संदेश मिलने पर मिस रिया ने तुरंत अपने दांत भींच लिए। वह नहीं गई बल्कि सभी को बुलाया, मुरलीधर से लड़ने की तैयारी की। मैं इस समय मास्टर के लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती। इस बार ये मौत की लड़ाई है। मैं तब तक डटी रहूंगी जब तक मास्टर एकांतवास से बाहर नहीं आ जाते। वह निश्चित रूप से जानती थी कि अभिनव वर्तमान में एकांतवास में था। अगर वह अब अभिनव के पास भागती तो यह सभी दुश्मनों को उसके पास लाने के बराबर होता। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी जो उसके मास्टर पर बोझ डाले। इस बार भले ही मैं मर जाऊं, मुझे डटे रहना होगा, उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। इस बीच गु किंग भी निकल पड़े। उन्हें अभिनव के ठिकाने का पता चल गया था। वह शांतला रिसॉर्ट की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वह करीब आए, उन्होंने पाया कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी अन्य जगहों की तुलना में बहुत घनी थी। ये वास्तव में काफी कल्टिवेशन फ्रेंडली जगह है। अभिनव, एक बार जब मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो मैं इसे अपने कब्जे में ले लूंगा, उन्होंने सोचा। फिर मैं तुम्हें यहीं गु पर्सन में बदल दूंगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कई विश्वासपात्र हैं और जब समय आएगा तो मैं तुम्हारी उन सुंदर महिलाओं को भी पकड़ लूंगा। उन्हें पिछली रात मुरलीधर द्वारा व्यवस्थित महिलाओं का स्वाद याद आया और उन्होंने इसे संतोषजनक पाया। उन्होंने सोचा कि अभिनव की विश्वासपात्र उन महिलाओं की तुलना में परे होनी चाहिए। शांतला रिसॉर्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी छाती को अपनी इनर्जी से भर दिया। फिर अपनी छाती फुलाते हुए उन्होंने जोर से कहने के लिए इनर्जी वॉइस ट्रांसमिशन का उपयोग किया। अभिनव, मैं गु किंग हूँ। बाहर आओ और अपनी मौत से जल्दी मिलो। जल्दी बाहर आओ। आओ और अपनी मौत से मिलो। स्तरित गूंज पूरे शांतला रिसॉर्ट में गूंज उठी। ये सुनकर विला के मुख्य द्वार की रखवाली कर रहे संजीव नड्डा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने अपना सिर घुमाया, विला की ओर देखा। ड्रैगन लॉर्ड अभी भी एकांतवास में है, मुझे मोर्चा संभालना होगा। गु किंग हॉलिडे विलेज के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, सीधे अंदर घुसने का इरादा रखते हुए। दरवाजे पर बंदूकों से लैस कई गेटकीपर्स पहरा दे रहे थे। इस समय एक अजीब व्यक्ति को आते देख उन सभी ने उस पर निशाना साधा और ठंडेपन से कहा, तुम कौन हो? ये एक निजी क्षेत्र है, प्रवेश की अनुमति नहीं है। अगर मैं प्रवेश करने की जिद करूं तो क्या होगा? गु किंग ने उपहास किया। यदि आप प्रवेश करने की जिद करते हैं तो हमारे पास गोली चलाने का अधिकार है, प्रमुख व्यक्ति ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तो गोली चलाओ, गु किंग ने लापरवाही से कहा। उस आदमी ने उसे डराकर भगाने के लिए बंदूक चलाने के लिए तैयार होकर उसके पैरों पर निशाना साधा। बैंग! हालांकि जैसे ही उसने फायर किया, गु किंग ने अपनी आस्तीन झटकी, इनर्जी की एक लहर छोड़ी। पफ्ट! जो गोली मूल रूप से गु किंग पर लक्षित थी, वह सीधे वापस प्रतिबिंबित हो गई। ठीक जैसे ही यह गोली चलाने वाले आदमी को लगने वाली थी, उसी क्षण संजीव नड्डा प्रकट हुए। अपने दाहिने हाथ से उन्होंने वास्तव में गोली को अपने हाथ में पकड़ लिया। यह दृश्य देखकर उनके बगल में खड़े गेटकीपर्स दंग रह गए। ये किस तरह का कौशल था? ये एक अमर व्यक्ति जैसा था। अब यहाँ से चले जाओ, संजीव नड्डा गेटकीपर्स पर चिल्लाए। ये लोग सभी आम लोग थे। यदि वे रुकते तो वे बस अपना जीवन व्यर्थ में फेंक रहे होते। संजीव नड्डा उन्हें एक बार बचा सकते थे, लेकिन कई बार नहीं। गेटकीपर्स वास्तविकता में वापस आए और जल्दी से दूर भाग गए। गु किंग ने उनकी परवाह नहीं की। वे बस साधारण लोगों का एक समूह थे। उन्हें मारना या ना मारना मायने नहीं रखता था। उनका ध्यान संजीव नड्डा पर था। तुम संजीव नड्डा हो, ड्रैगन गेट के 18 संप्रदायों की नक्षत्र नगर शाखा के गैंग लीडर, है ना? गु किंग ने गहरी आवाज में कहा। ड्रैगन गेट और हॉल ऑफ डार्क किंग की दो शक्तिशाली ताकतें
वर्षों से एक दूसरे के विरोध में थीं और स्वाभाविक रूप से उन्हें एक दूसरे के मुख्य सदस्यों की कुछ समझ थी। संजीव नड्डा ड्रैगन गेट के 18 संप्रदायों में से एक के गैंग लीडर के रूप में स्वाभाविक रूप से ड्रैगन गेट के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, इसलिए गुकिंग के लिए उन्हें जानना सामान्य था। संजीव नड्डा ने उदासीनता से उत्तर दिया, वास्तव में मैं हूं। क्या तुम इस जगह की रखवाली कर रहे हो? उस बच्चे के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या वह तुम्हारे ड्रैगन गेट के लोगों में से एक है? गुकिंग के चेहरे पर थोड़ी झुर्रियां पड़ गई जब उन्होंने जवाब के लिए दबाव डाला। संजीव नड्डा ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। कोई टिप्पणी नहीं। सच में? मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में भी इतने सख्त रह सकते हो। गुकिंग ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। आम लोगों के लिए ड्रैगन गेट के 18 संप्रदायों के गैंग लीडर्स देवताओं की तरह थे, जो खुद को एक प्रांत के भीतर सर्वोपरि स्थापित करते थे। लेकिन अंडरवर्ल्ड पैलेस के 5 एल्डर्स गुकिंग की उपस्थिति में संजीव नड्डा कुछ खास नहीं थे। हाफ स्टेप अर्थ रियल्म पावर हाउस बनने के लिए अपनी सफलता से पहले भी उन्होंने संजीव नड्डा को गंभीरता से नहीं लिया था। अब तो बात ही छोड़िए जब वह हाफ स्टेप अर्थ रियल्म पावर हाउस बन चुके थे। इस समय उन्होंने और कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। उनके शरीर के भीतर से भयानक एनर्जी निकली। हवा में एनर्जी एक विशाल एनर्जी पाम में संघनित हो गई। जाओ! गु किंग चिल्लाए, संजीव नड्डा की ओर थप्पड़ मारने के लिए एनर्जी पाम का उपयोग करते हुए। संजीव नड्डा का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपने शरीर में एनर्जी को जुटाया। शील्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव ची बनाने के लिए लगभग पूरी ची को अपने चारों ओर इकट्ठा किया। यह शील्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव ची उनकी सीमा का प्रतिनिधित्व करती थी। बैंग! विशाल एनर्जी पाम उनकी शील्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव ची से टकराया। तुरंत एक क्रैक की आवाज गूंजी और संजीव नड्डा द्वारा अपने चारों ओर संघनित शील्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव ची कांच की तरह चकनाचूर हो गई। फिर उनका शरीर उस विशाल एनर्जी पाम द्वारा दूर फेंक दिया गया। वे दर्जनों मीटर दूर जा गिरे, जमीन पर भारी रूप से टकराए। पफ्ट! ताजे खून की उल्टी करते हुए संजीव नड्डा को ऐसा लगा जैसे उनके 5 आंतरिक अंगों और 6 खोखले अंगों को एक भारी ट्रक ने टक्कर मार दी हो, जिससे अत्यधिक दर्द हो रहा था। यह इंटरनल ची ट्रांसफॉर्मेशन का आतंक है। ये शक्ति, ये बहुत डरावनी है। संजीव नड्डा ने अपने मुंह के कोने से ताज़ा खून पोंछते हुए पीले चेहरे के साथ बड़बड़ाया। गुकिंग ने फिर उन्हें तिरस्कारपूर्वक नीचे देखा और कहा, अब क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई टिप्पणी नहीं? वह अभिनव, वास्तव में तुम्हारे ड्रैगन गेट से उसका क्या रिश्ता है? क्या ऐसा हो सकता है वह तुम्हारा ड्रैगन चाइल्ड है, अगले ड्रैगन लॉर्ड का वारिस? जैसे अंडरवर्ल्ड पैलेस का अपना सेंट हेयर था, जिसे अंडरवर्ल्ड पैलेस के अगले होस्ट के लिए नामित किया गया था, वैसे ही ड्रैगन गेट भी एक ड्रैगन चाइल्ड नियुक्त करेगा, जो अगले ड्रैगन लॉर्ड का पद विरासत में लेगा। गुकिंग ने अनुमान लगाया कि क्या अभिनव ड्रैगन चाइल्ड हो सकता है। वह स्पष्ट रूप से गलत थे, क्योंकि अभिनव ड्रैगन चाइल्ड नहीं बल्कि ड्रैगन लॉर्ड था। लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसे संजीव नड्डा अपनी मृत्यु पर भी कभी उजागर नहीं करेंगे। बातें बहुत हो गईं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। संजीव नड्डा ने खून का एक और घूंट थूका और जोर से चिल्लाए, क्या ऐसा है तो तुम मर सकते हो। उनकी जिद देखकर गुकिंग अब उनकी जान बख्शना नहीं चाहते थे। ड्रैगन गेट के साथ अभिनव के रिश्ते की सटीक प्रकृति उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। रिश्ता चाहे जो भी हो, समाधान सरल था, बस उसे मार डालो। बूम! गुकिंग ने फिर पहले से भी बड़ा एनर्जी पाम संघनित किया। वह एनर्जी पाम आकार में 10 मीटर हवा में साकार हुआ। भयानक ऊर्जा से घिरा हुआ इसने संजीव नड्डा की ओर थप्पड़ मारा। अगर यह लगता तो यह 10 मंजिला इमारत से कुचले जाने से भी ज्यादा भयानक होता। संजीव नड्डा अपनी टूटी हुई शील्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव ची के साथ स्पष्ट रूप से इसका सामना नहीं कर सकते थे। ड्रैगन लॉर्ड, मेरी मृत्यु के बाद कृपया सुनिश्चित करें कि आप जीवित रहें।
ड्रैगन गेट को उसके पूर्व गौरव की ओर ले जाए। संजीव नड्डा ने निडर होकर मौत का सामना किया और अपने दिल में दहाड़े। हालांकि ठीक जैसे ही इनर्जी पाम उन्हें मारने वाला था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। तभी इंटरनल ची ट्रांसफॉर्मेशन से बनी एक तलवार दिखाई दी और उसने एक ही वार में इनर्जी पाम को काट दिया। इनर्जी पाम तुरंत बिखर गया और संजीव नड्डा बच गए। संजीव नड्डा ने जल्दी से हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति की ओर देखा, केवल ये पता लगाने के लिए कि ये ड्रैगन लॉर्ड नहीं थे जिन्होंने कार्रवाई की थी। ये एक महिला थी, वीर और सुंदर दोनों। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रुचिरा थी, ड्रैगन एनवॉय जो अभिनव की गुप्त रूप से रक्षा कर रही थी। वह लंबे समय से संघर्ष कर रही थी, लेकिन अंततः उसने कदम उठाने का फैसला किया और उसने संजीव नड्डा को बचाया। गुकिंग ने भी अपनी नज़र उसकी ओर घुमाई और फिर उपहास किया, तो ये रुचिरा है, वॉर डिपार्टमेंट की ड्रैगन एनवॉय। ऐसा लगता है कि वह बच्चा वास्तव में राक्षसी रूप से प्रतिभाशाली है कि ड्रैगन किंग भी उसे बहुत महत्व देते हैं। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा को पहली नज़र में देखते ही गुकिंग ने उसे पहचान लिया। साथ ही उन्होंने इसके पीछे के कारण का अनुमान लगाया। यह उस बच्चे का प्रतिभाशाली स्वभाव रहा होगा जिसने वॉर डिपार्टमेंट ड्रैगन किंग का ध्यान आकर्षित किया। यही कारण है कि उन्होंने उसकी रक्षा के लिए ड्रैगन एनवॉय रुचिरा को भेजा। लेकिन ओह ड्रैगन किंग, आप मुझे कम आंकते हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि केवल एक ड्रैगन एनवॉय रुचिरा के साथ आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं? गुकिंग ने अपने मन में उपहास किया। अगर ये पहले होता, जब उन्होंने अभी तक सफलता हासिल नहीं की थी, तो वे ताकत के मामले में ड्रैगन एनवॉय रुचिरा के बराबर हो सकते थे। लेकिन अब जब वह हाफ स्टेप अर्थ रियल्म पावर हाउस में आगे बढ़ चुके थे, तो गुकिंग को भरोसा था कि वह ड्रैगन एनवॉय रुचिरा को हरा सकते हैं, यहाँ तक कि उसे मार भी सकते हैं। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा आगे बढ़ी और उदासीनता से बोली, गुकिंग, चूंकि आप जानते हैं कि अभिनव कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हमारे वॉर डिपार्टमेंट ड्रैगन किंग महत्व देते हैं, तो बेहतर होगा कि आप तुरंत पीछे हट जाएं। हा हा हा, यह सुनकर गुकिंग ने उपहास किया। पीछे हटना? बस तुम्हारे द्वारा, ड्रैगन एनवॉय रुचिरा, तुम योग्य नहीं हो। आज मैं अभिनव को मार डालूंगा। जो कोई भी मुझे रोकता है, मैं उसे मार डालूंगा। तो कोशिश करो, मेरे यहाँ होते हुए तुम सफल नहीं होगे। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा जोर से चिल्लाई। गुकिंग ने उसके साथ और शब्द बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई और अपना ध्यान संजीव नड्डा से हटाकर ड्रैगन एनवॉय रुचिरा पर कर दिया। इसे लो, गुकिंग चिल्लाए, अपनी आस्तीन लहराते हुए, और उसके भीतर से कीड़ों का एक झुंड उड़ गया। ये कीड़े लेडीबग्स जैसे थे, लेकिन वे हरी लौ से घिरे हुए थे। जहां भी वे गए, उन्होंने टिड्डियों के प्लेग की तरह तबाही मचाई, कुछ भी जीवित नहीं छोड़ा। वे जो लपटे ले जा रहे थे वे अत्यंत भयानक थीं। जिस भी चीज को वे छूते थे वह जल उठती थी और पानी से बुझाई नहीं जा सकती थी। वूश, कीड़ों का झुंड करीब आ गया। उनका रास्ता एक छोटी रॉकरी को पार कर गया और संपर्क होने पर यहाँ तक कि छोटी रॉकरी भी लपटों में घिर गई। रॉकरी पर काबू पाने के बाद वे सीधे ड्रैगन एनवॉय रुचिरा की ओर बढ़े। यदि वे उसे काटने में कामयाब हो जाते, तो ड्रैगन एनवॉय रुचिरा भी इसका सामना नहीं कर पाती और तुरंत मर जाती। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा ने उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी इनर ची के परिवर्तन के साथ इंटरनल ची डार्ट्स की एक श्रृंखला बनाई। वीज 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 वीज, इंटरनल ची डार्ट्स बारिश की तरह बरसे, हवा में उन भयानक कीड़ों को नीचे गिरा दिया। वे पॉपिंग आवाजों के साथ जमीन पर गिर गए, उनकी लपटें जमीन में छेद जला रही थीं। दृश्य तुरंत एक गड़बड़ बन गया। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा को अंततः सभी कीड़ों को नीचे लाने के लिए इनर ची की कई सौ धाराओं का उपयोग करना पड़ा। हालांकि उसने एक तबाही से बचा लिया, लेकिन उसकी इनर ची काफी कम हो गई थी। यह देखकर गुकिंग चिंतित नहीं थे, इसके बजाय वह जोर से हंसे। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा को कार्रवाई करते हुए देखने से गुकिंग का विश्वास और मजबूत हो गया कि वह उसे मार सकते हैं। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। गुकिंग हंसे। तुम्हें मारने के बाद
मैं तुम्हारे ब्लड एसेंस के साथ अपने गू वर्म्स को पोषण दूंगा। मैं निश्चित रूप से एक गू किंग लेवल गू वर्म को पालने में सक्षम होऊंगा। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखें सावधानी से भर गईं। पुराने दोस्त, जाओ। इस समय उन्होंने अपने लाइव गू वर्म को बुलाया। यह ब्लड डेमन सेंटीपीड था। इस समय ब्लड डेमन सेंटीपीड जमीन के नीचे था और गू किंग का आदेश प्राप्त करने पर यह अर्थ ड्रैगन की तरह तेजी से भूमिगत हो गया। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा ने जमीन पर मिट्टी को खिसकते हुए देखा और जल्दी से बार बार पीछे हट गई। जैसे जैसे भूमिगत ब्लड डेमन सेंटीपीड करीब आया, उसके पास अपने बगल वाली 3 मंजिला इमारत पर कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बूम! ठीक उसी क्षण ब्लड डेमन सेंटीपीड इमारत के नीचे से बाहर निकला। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा ने चकमा देने के लिए हवा में छलांग लगाई। जैसे ही इमारत के ढहने की आवाज गड़गड़ाहट के साथ गूंजी, 3 मंजिला इमारत धूल में बदल गई और गंदगी से एक विशाल कनखजूरा निकला। यह कनखजूरा पूरी तरह से रक्तलाल था, कई दसियों मीटर लंबा, और इसके कई पैर भयानक रूप से लहरा रहे थे। विशाल कनखजूरे ने अपना मुंह खोला, आकाश की ओर दहाड़ लगाई और उससे हरा मवाद बह निकला। हरा मवाद अत्यधिक जहर और संक्षारक से भरा था। यह जमीन पर गिर गया, उसमें बड़े छेद पिघला दिए। दहाड़! कनखजूरा फिर से दहाड़ा और फिर ड्रैगन एनवॉय रुचिरा पर आरोप लगाया। बूम! बूम बूम! जहां भी वह गुजरा, कुछ भी जीवित नहीं रहा। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा केवल कदम दर कदम पीछे हट सकती थी। उसने इंटरनल ची ट्रांसफॉर्मेशन से बनी तलवार की आभा की एक श्रृंखला को लहराया, लेकिन वे आभाएं जब रक्तलाल शरीर से टकराती थीं, तो खुजली करने जैसी थीं। कनखजूरे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थीं। तुम्हारी ताकत के साथ इंटरनल ची ट्रांसफॉर्मेशन से बने हमले मेरे ब्लड डेमन सेंटीपीड को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, गू किंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा तब तक पीछे हटती रही जब तक कि वह ग्रैंड रिसॉर्ट होटल के सामने नहीं थी। ब्लड डेमन सेंटीपीड उससे टकराया। बूम! ड्रैगन एनवॉय रुचिरा चकमा देना चाहती थी, लेकिन उसी क्षण अपनी दहशत के लिए उसने पाया कि उसकी इनर्जी ने अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या हो रहा है? ड्रैगन एनवॉय रुचिरा का चेहरा सदमे में पीला पड़ गया। हाँ, तुम जहरीले हो गई हो। जब मैं आया तो मैंने पहले ही हवा में गू पॉइजन छोड़ दिया था। अब इस रंगहीन और गंधहीन गू पॉइजन गैस ने कई किलोमीटर तक के क्षेत्र को भर दिया है। ये गू पॉइजन गैस तुम्हें मौके पर नहीं मार सकती है, लेकिन ये तुम्हारी इनर्जी का उपयोग करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। गू किंग पागलों की तरह हंसे। उसी समय ब्लड डेमन सेंटीपीड ने उसके पेट की ओर आरोप लगाया। इसने उसे उसके पीछे होटल से टकरा दिया। बूम! पूरा होटल तुरंत ढह गया। इमारत ने ब्लड डेमन सेंटीपीड और ड्रैगन एनवॉय रुचिरा दोनों को दफन कर दिया। ब्लड डेमन सेंटीपीड स्वाभाविक रूप से सुरक्षित था। उसका शरीर बेहद सख्त था, किसी चीज से डरता नहीं था। लेकिन ड्रैगन एनवॉय रुचिरा का भाग्य अज्ञात था। अपने सामने हो रहे दृश्य को देखकर संजीव नड्डा ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। यहाँ तक कि ड्रैगन एनवॉय रुचिरा भी गू किंग का मुकाबला नहीं कर सकी, उनके द्वारा आसानी से हार गई। इतना शक्तिशाली गू किंग, भले ही ड्रैगन लॉर्ड अपने एकांतवास से बाहर आ जाएं, क्या वह उनके विरोधी हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग वास्तव में ड्रैगन गेट को मिटाना चाहता है? मेरा ड्रैगन गेट, जिसने आखिरकार सर्वोच्च प्रतिभा का एक ड्रैगन लॉर्ड पैदा किया है, क्या ऐसा हो सकता है कि आज उनका जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा? उनके चेहरे पर एक कड़वा भाव दिखाई दिया। इस बीच गू किंग जोर से हंसे। वह पहले ही ढह चुके ग्रैंड रिसॉर्ट होटल के सामने पहुंच चुके थे। होटल कई दर्जन कहानियां ऊंची बस ऐसे ही ध्वस्त हो गया। ब्लड डेमन सेंटीपीड ने मिट्टी को खोदा, रुचिरा को प्रकट किया जो अभी भी जीवित थी लेकिन मुश्किल से। उसे रक्तरंग के कनखजूरे के प्रभाव से गंभीर चोट लगी थी और कुचलने वाले पत्थरों से घावों से ढकी हुई थी। अब उसे सीधे गू किंग ने पकड़ लिया।
उसने सख्त संघर्ष किया, लेकिन यह व्यर्थ था। खांसना। रुचिरा न केवल शारीरिक रूप से घायल थी बल्कि गू पॉइजन से भी पीड़ित थी। एक धागे से लटकी हुई थी। उसने हिंसक रूप से खांसी की, काले खून के घूंट निकाले। एक ची ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंडमास्टर, वह मेरे लिए एक विरोधी कैसे हो सकती है? सबसे मजबूत अर्थ रियल मार्शल आर्टिस्ट। मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। उन्होंने अपना सिर हिलाया, उनकी आंखों में तिरस्कार भरा था। रुचिरा ने अपने दिल में निराशा महसूस की। उसकी ताकत कम नहीं थी। ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 10 में प्रवेश किया था और यहाँ तक कि एक बार 7वें स्थान के विशेषज्ञ के खिलाफ भी गतिरोध में लड़ी थी। उसने सोचा था कि वह ताकत में गु किंग का मुकाबला कर सकती है, लेकिन कौन कल्पना कर सकता था कि वह कितनी आसानी से हार जाएगी। ऐसा लगता है कि मैं इस बार अभिनव की रक्षा नहीं कर सकती। अभिनव, तुम इतने प्रतिभाशाली हो, इतने दिखावटी क्यों हो? इस गु किंग को उकसा रहे हो और इतने अहंकारी क्यों हो? यदि तुम पहले हमारे वॉर डिपार्टमेंट में शामिल हो जाते और मुख्यालय द्वारा संरक्षित होते तो तुम्हें मरना नहीं पड़ता। अभी भी, इस क्षण, वह अभी भी अभिनव के भाग्य के बारे में सोच रही थी। यह सोचकर कि अभिनव जैसी प्रतिभा की मृत्यु ड्रैगन कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। जहाँ तक अभिनव के इस स्थिति से बचने की बात है, उसने इस पर विचार करने की हिम्मत भी नहीं की। यह निश्चित रूप से असंभव था। भले ही अभिनव अपने एकांतवास से बाहर आ जाए, तो क्या वह अभी भी गु किंग के लिए मुकाबला नहीं होगा? अंतर बहुत बड़ा था। मैं अभी के लिए तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अभिनव को हराने के बाद मैं अपने गु को बढ़ाने के लिए तुम्हारे ब्लड एसेंस का उपयोग करूंगा। गु किंग ने रुचिरा को एक तरफ फेंक दिया और फिर अपनी नज़र संजीव नड्डा की ओर घुमाई। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम सीधे मेरे पुराने दोस्त को खिला सकते हो। इतना कहने के बाद उन्होंने अपना सिर ब्लड डेमन सेंटिपीड की ओर घुमाया और घोषणा की, वह तुम्हारा है। स्कवीक। ब्लड डेमन सेंटिपीड तुरंत अत्यधिक उत्साहित हो गया। इसके लिए संजीव नड्डा जैसा ची ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंडमास्टर वास्तव में एक दुर्लभ विनम्रता थी। उत्साह से चमकती आंखों के साथ इसने संजीव नड्डा की ओर आरोप लगाया। संजीव नड्डा, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे, स्वाभाविक रूप से विरोध नहीं कर सके। वह भाग भी नहीं सके। वह कोई एनर्जी नहीं लगा सके। वह केवल निराशा में अपनी आंखें बंद कर सकते थे। ड्रैगन लॉर्ड, मुझे उम्मीद है कि आप इस बार जीवित रहेंगे। उन्होंने निराशा से भरे मौत जैसे पीले चेहरे के साथ ये शब्द फुसफुसाए। ठीक जैसे ही ब्लड डेमन सेंटिपीड ने अपना खूनी बड़ा मुंह खोला, उसे पूरा निगलने वाला था, उसी क्षण विला की दिशा से इंटरनल ची ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा गठित एक गोल्डन स्वॉर्ड उड़ गई। सुनहरी इनर ची की तलवार, स्वर्ग से उतरती तलवार की तरह, ब्लड डेमन सेंटिपीड के खुले जबड़े को छेद गई। आउच! ब्लड डेमन सेंटिपीड ने एक मनहूस चीख निकाली क्योंकि वह भारी रूप से पीछे गिर गया। जहाँ तक संजीव नड्डा की बात है, उनकी आंखें विस्मय में खुली रह गईं और वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सके, ड्रैगन लॉर्ड अपने एकांतवास से बाहर आ गए हैं। घटनाओं का ये अचानक मोड़ गु किंग के लिए भी कुछ हद तक अप्रत्याशित था। इस समय उन्होंने उस दिशा की ओर देखा जहाँ विला खड़ा था, जहाँ एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर युवक खड़ा था। वह अभिनव था। वह तलवार निश्चित रूप से अभिनव से आई थी। स्नेक पिल लेने के बाद उसकी ताकत में और सुधार हुआ था। अब उसने अभी भी इंटरनल ची कन्वर्जन पिल के चरण में सफलता प्राप्त नहीं की थी। यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट के सामान्य स्तरों के अनुसार न्याय करता तो अभिनव इंटरमीडिएट स्टेज ची ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर पर होता। बेशक, चूंकि उसने 9 शिफ्ट लॉन्गेविटी सीक्रेट को कल्टिवेट किया था, इसलिए वह जो सच्ची ताकत चला सकता था वह निश्चित रूप से बस इतना ही नहीं थी। पहले वह अर्ली स्टेज ची ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर पर था, लेकिन तब भी वह स्नेक वुमन, स्कॉर्पियन किंग और ग्रैनी गु जैसे विशेषज्ञों को मार सकता था जो ची स्ट्रेंथ पीक पर थे। अब जब वह इंटरमीडिएट स्टेज ची ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर में आगे बढ़ गया था,
तो उसकी युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ गई थी। यहाँ तक कि गु किंग, एक हाफ स्टेप अर्थ रियल मार्शल आर्टिस्ट को देखते हुए उसे एक चींटी को नीची नज़र से देखने की हवा महसूस हुई, जैसे कि उसके सामने वाला ये व्यक्ति वह आसानी से कुचलकर मार सकता है। वह भावना एक वयस्क के बच्चे को देखने जैसी थी। हालांकि वे नहीं लड़े थे, लेकिन उसने बहुत आत्मविश्वास महसूस किया। अभिनव, भागो। ये गु किंग बहुत भयानक है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जल्दी करो और भागो। इस समय रुचिरा, जो अपनी आखिरी सांस पर थी, उस ओर चिल्लाई जहां अभिनव था। इन शब्दों को बोलने से उसकी लगभग सारी ताकत खत्म हो गई और बोलने के बाद उसने काले खून के कई और घूंट खांसे। गु किंग ने उपहास किया, भागो। क्या वह बच सकता है? अभिनव ने ठंडेपन से जवाब दिया, मुझे क्यों भागना चाहिए? जिसे भागना चाहिए वह तुम हो। बेशक, तुम भी नहीं बच सकते। हा हा हा। ये सुनकर गु किंग ने ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। युवा और तुच्छ होने की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। अभिनव, इस समय अभी भी हवा में बातें क्यों कर रहे हो? रुचिरा ने अपने दिल में अविश्वसनीय रूप से निराश महसूस किया, ये सोचकर कि अभिनव बहुत अहंकारी था। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा ने अभिनव की ओर निराशा से देखा। केवल इंटरमीडिएट स्टेज ची ट्रांसफॉर्मेशन पर होने के बावजूद उसने बेशर्मी से दावा किया था कि ये गु किंग एक हाफ स्टेप अर्थ रियल मार्शल आर्टिस्ट था, जिसे भागना चाहिए। ये सिर्फ अहंकार नहीं है, यह भ्रमित करने वाला दंभ है। यहाँ तक कि रुचिरा को भी संदेह होने लगा कि क्या ऐसे अभिमानी व्यक्ति के लिए बलिदान देना वास्तव में सार्थक था। इस समय गु किंग ने एक बार फिर ब्लड डेमन सेंटिपीड को अभिनव पर हमला करने का आदेश दिया। हालांकि कन खजूरे का मुंह अभी अभिनव द्वारा छेदा गया था, लेकिन वह मरा नहीं था। कन खजूरे की ठीक होने की क्षमता किसी भयानक चीज से कम नहीं थी। उसके मुंह में जो छेद किया गया था वह पहले ही भर चुका था। इसे मारना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, जब तक कि उसकी खोपड़ी काट न दी जाए। और उस पल में अभिनव के स्नीक अटैक से गुस्से में आकर उसने फिर से अभिनव पर हमला किया। इसके पैरों का एक घना समूह थे, जो इसे आश्चर्यजनक गति के साथ आगे ले जा रहे थे। पलक झपकते ही यह अभिनव के सामने था, इसका विशाल शरीर उसकी ओर बढ़ रहा था। बूम! अभिनव ने जल्दी से चकमा दिया, कन खजूरे से भी तेज। बूम बूम बूम! ब्लड डेमन सेंटिपीड का पहला हमला चूक गया और उसने हमलों की एक श्रृंखला जारी रखी, लेकिन वे सभी हवा के अलावा कुछ नहीं मार पाए। उसने खुद को उसी जगह गोल गोल घूमते हुए पाया। अभिनव के बगल की इमारतें इसके द्वारा नष्ट कर दी गईं। जमीन पर कई बड़े छेद भी दिखाई दिए। अचानक ब्लड डेमन सेंटिपीड मिट्टी में घुस गया। एक आश्चर्यजनक हमले का प्रयास। अभिनव अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर पास के एक मंडप पर खड़ा हो गया। बूम! अचानक ब्लड डेमन सेंटिपीड भूमिगत से बाहर निकला। उसका शरीर ऊपर की ओर सर्पिल हो गया क्योंकि वह मंडप पर खड़े अभिनव पर लपका। लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, अभिनव पहले ही हवा में दसियों मीटर ऊपर कूद चुका था। उसी समय उसने इनर ची से एक विशाल सुनहरी मुट्ठी को संघनित किया। वह इनर ची निर्मित सुनहरी मुट्ठी ब्लड डेमन सेंटिपीड पर भारी रूप से नीचे गिरी। बूम! सुनहरी मुट्ठी द्वारा कन खजूरे को जमीन में गाड़ दिया गया। इसकी सख्त खोपड़ी अभिनव के मुक्के से सीधे कुचल गई थी और इसका विशाल शरीर पूरी तरह से हिलना बंद करने से पहले जमीन पर कुछ बार संघर्ष करता रहा। एक ही मुक्के ने इसे मिटा दिया। सेंटिपीड की खोपड़ी चकनाचूर होने के बाद गु किंग, इसके स्वामी के रूप में, प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और ताजे खून का एक घूंट थूक दिया। वह कड़वाहट से चिल्लाया, अभिनव, तुमने वास्तव में मेरे लाइफ गु को मार डाला। मैं तुम्हें मौत की कामना करने पर मजबूर कर दूंगा। मैं तुम्हें गु पर्सन में बदलने के लिए सबसे कष्टदायक विधि का उपयोग करूंगा। पीढ़ियों तक अंतहीन पीड़ा सहने के लिए मेरे द्वारा गुलाम बनाया जाएगा। गु किंग गुस्से में दहाड़ा। जाहिर है
वह अपने ब्लड डेमन सेंटिपीड को मारने के लिए अभिनव के लिए अत्यधिक नफरत रखता था। यह उसके लिए अभिनव द्वारा उसके बेटे अंशित, उसकी प्रेमिका ग्रैनी गू और उसके कई दत्तक पुत्रों को मारने से भी अधिक कष्टदायक था। अभिनव ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय ब्लड डेमन सेंटिपीड को देखा। कनखजूरा एक नेचुरल गू क्रिएचर था। इसके शरीर में स्पाइन ऑफ ब्लड डेविल सेंटिपीड था। साधारण कनखजूरे अकशेरुकी होते हैं, लेकिन यह ब्लड डेमन सेंटिपीड अलग था। इसके अंदर एक स्पाइन ऑफ ब्लड डेविल सेंटिपीड था, जो अभिनव के लिए एक सर्वोच्च खजाना था। अभिनव की ताई यिनयांग डिवाइन नीडल में 5 बेहद रहस्यमय सुइयां थीं। इन 5 में से अभिनव ने पहले ही आइस एंड फायर 9 नीडल्स की पहली सुई में महारत हासिल कर ली थी, जो दुनिया के सभी जहरों को ठीक कर सकती थी, और दूसरी सुई को असुरा नीडल कहा जाता था। ये तकनीक आइस एंड फायर 9 नीडल्स के विपरीत थी। यह सुई तकनीक केवल मारने के उद्देश्य से थी। यदि महारत हासिल हो जाती तो अभिनव असुरा नीडल के साथ अपने लक्ष्यों को चुपचाप खत्म कर सकता था। यदि अभिनव ने अब असुरा नीडल को पकड़ लिया होता तो वह एक पलक झपकते ही गु किंग को मार सकता था। हालांकि आइस एंड फायर 9 नीडल्स के विपरीत असुरा नीडल को निष्पादित करने के लिए विशेष सिल्वर नीडल्स की आवश्यकता होती थी, और यह स्पाइन ऑफ ब्लड डेविल सेंटिपीड असुरा नीडल के लिए इन विशेष सिल्वर नीडल्स की कीमिया में मुख्य घटक था। यही कारण है कि ब्लड डेमन सेंटिपीड अभिनव के लिए ऐसा खजाना था। हालांकि अभिनव ने अब कनखजूरे को मार डाला था, लेकिन यह उसकी रीढ़ को इकट्ठा करने का समय नहीं था। उसे अभी भी गु किंग का सामना करना था। गु किंग ने पहले ही अभिनव पर अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। वूश वूश वूश। गु किंग के शरीर से गु वर्म्स के घने झुंड उड़ गए, एक लंबी तलवार में परिवर्तित हो गए। वूश। ये तलवार अभिनव की ओर बढ़ी। उस पल अभिनव का शरीर हवा में उछला, उसके बगल में हॉलिडे विलेज की झील में उतरा। वह झील की सतह पर खड़ा था, उसका शरीर वहां लटका हुआ था। बाद में उसने अपने हाथ फैलाए और एक ताई ची संकेत बनाया, झील के पानी को अपने ताई ची सर्कल में इकट्ठा किया। जाओ, अभिनव चिल्लाया। ताई ची सर्कल में जमा झील के पानी को बूंदों में फैला दिया। उन पानी की बूंदों ने भी एक लंबी तलवार बनाई। फिर वे तेजी से बाहर निकले। पुपू पुपू। पानी से बनी लंबी तलवार गु किंग के कीड़ों द्वारा बनाई गई लंबी तलवार से टकराई, दोनों को चकनाचूर कर दिया। चकनाचूर होने के बाद गु वर्म्स शूटिंग सितारों की तरह बिखर गए, अभिनव की ओर तेजी से बढ़े। हालांकि जब वे अभी भी हवा में थे तो उन्हें बिखरी हुई पानी की बूंदों ने मार गिराया। वूश वूश वूश। दृश्य शानदार था। पलक झपकते ही पानी की बूंदों ने हवा में सभी गु वर्म्स को नीचे गिरा दिया था। गु किंग अपने गुस्से में चिल्लाया, अभिनव, आगे देखो कि एक हाफ स्टेप अर्थ रियल्म पावर हाउस क्या कर सकता है। इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ ची ट्रांसफॉर्मेशन और सबसे मजबूत अर्थ रियल्म के बीच की सच्ची खाई को जानो। इसे दहाड़ने के बाद उसने अपनी इनर ची को संघनित करना शुरू कर दिया। निरंतर इनर ची भीतर से उमड़ पड़ी, उसके पीछे दिखाई दी। अगला इनर ची से बना एक विशाल वॉइड शैडो जायंट उभरा। एक बार जब यह विशालकाय दिखाई दिया तो रुचिरा, जो पास खड़ी थी, कड़वाहट से कहने से खुद को नहीं रोक सकी, अभिनव खत्म हो गया है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे केवल हाफ स्टेप अर्थ रियल्म पावर हाउस ही उपयोग कर सकते हैं। सेक्ट मास्टर के दायरे में रहने वालों के बीच अजय विशाल इनर ची शैडो को संघनित करने के लिए इनर ची का उपयोग करने की तकनीक वास्तव में हाफ स्टेप अर्थ रियल्म पावर हाउस का विशेष कौशल है। संघनित इनर ची शैडो की ताकत सीधे व्यक्ति की ताकत से जुड़ी होती है। यहाँ तक कि हाफ स्टेप अर्थ रियल्म पावर हाउस के समान दायरे में स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग हैं जो मजबूत हैं और जो कमजोर हैं। कुछ लोग असाधारण प्रतिभा और ठोस नींव के साथ उपहार में दिए गए अपनी प्रारंभिक सफलता पर दसियों या सैकड़ों मीटर मापने वाले इनर ची शैडो को संघनित करने में सक्षम होते हैं, जबकि औसत प्रतिभा वाले अन्य लोग हाफ स्टेप अर्थ रियल में
टूटने के बावजूद केवल लगभग 10 मीटर लंबे इनर्जी शैडो को संघनित कर सकते हैं। कुछ अनुभवी हाफ स्टेप अर्थ रियल्म पावर हाउस जो दशकों से इस दायरे में फंसे हुए हैं, वे निरंतर कल्टीवेशन के माध्यम से कई सौ मीटर लंबे इनर्जी शैडो को संघनित कर सकते हैं। तो परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। जहां तक इस गु किंग की बात है, उनके पास अभी भी काफी ताकत है। उनका इनर्जी शैडो पूरे 60 मीटर लंबा है। यह देखते हुए कि एक मंजिल लगभग 3 मीटर ऊंची है, 60 मीटर एक 20 मंजिला इमारत के बराबर है। इस समय उनके पीछे एक 20 मंजिला इमारत जितना लंबा वॉयड शैडो जायंट खड़ा है। यह विशालकाय डार्क ची की एक परत में लिपटा हुआ है, जिसे गु किंग के शरीर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अभिनव, आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि एक हाफ स्टेप अर्थ रियल्म पावर हाउस और एक इंटरमीडिएट स्टेज ची ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर के बीच कितना बड़ा अंतर है। बूम! इतना कहने के बाद 60 मीटर लंबे इनर्जी शैडो जायंट को नियंत्रित करते हुए गु किंग ने एक मुक्का मारा। वह मुक्का एक ट्रक जितना बड़ा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा दिया। मंडप और रॉकरीज इसके सामने मलबे में बदल गए। इस बिंदु पर अभिनव रिसॉर्ट में छोटी झील के ऊपर तैर रहा था, और मंडप और रॉकरीज जैसी बाधाओं को कुचलने के बाद मुक्का झील के ऊपर अभिनव की ओर बढ़ा। वूश! अभिनव चकमा देकर हट गया। मुक्का झील से टकराया, जिससे प्रभाव के बिंदु से दसियों मीटर ऊंचा पानी का स्तंभ बाहर निकला। पानी अशांत रूप से बह गया, किनारे को भर दिया। कई सजावटी मछलियां झील में रह रही थीं, और लगभग सभी उस मुक्के के नीचे मर गईं। मुक्के को चकमा देने के बाद अभिनव किनारे पर कूद गया। उसके बाएं पैर ने पास के विलो पेड़ को धीरे से थपथपाया। बूम! इनर्जी शैडो जायंट की मुट्ठी ने तुरंत पीछा किया, अभिनव की ओर एक और मुक्का मारा। अभिनव विलो शाखा की नोक पर एक टैप के साथ फुर्ती से हवा में उछला, दर्जनों मीटर ऊंचा कूदा। हवा में रहते हुए उसने एक कलाबाजी की, और साथ ही अपनी सारी एनर्जी को अपने दाहिने हाथ में डाल दिया। ची ट्रांसफॉर्मेशन ने एक विशाल गोल्डन फिस्ट शैडो का गठन किया जो धीरे धीरे उभरा। यह कुछ मीटर से शुरू हुआ, फिर 10 मीटर से अधिक बढ़ गया। यह वहां नहीं रुका। जब तक अभिनव अपनी छलांग के शीर्ष पर पहुंचा, तब तक एनर्जी द्वारा प्रकट गोल्ड कलर फिस्ट शैडो कई दर्जन मीटर लंबा हो गया था। बस मुट्ठी ही गु किंग के पूरे एनर्जी शैडो जायंट को पकड़ने वाली थी। ये देखकर गु किंग भी हक्का बक्का रह गए और बोले, तुम्हारा वर्तमान दायरा केवल अर्ली स्टेज मास्टर पर है, लेकिन तुम ची ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कई दर्जन मीटर की गोल्डन फिस्ट प्रकट कर सकते हो। तुम्हारी प्रतिभा भयानक है। यदि तुम बढ़ते रहे और मेरे जैसे हाफ स्टेप अर्थ रियल्म तक पहुंच गए, तो मेरे पास कोई मौका नहीं होगा। शायद मुझे लुगदी में पीटने के लिए बस एक मुक्का लगेगा, लेकिन दुख की बात है, तुम अभी भी एक अर्ली स्टेज मास्टर ही हो। भले ही तुम ची ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग कर सको, तुम एक वॉइड शैडो जायंट को प्रकट नहीं कर सकते। तुम अभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। एक तेज चिल्लाहट के साथ गु किंग ने अभिनव पर एक और मुक्का मारा। इस बार अभिनव ने चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी एनर्जी से प्रकट गोल्ड कलर फिस्ट को टकराने के लिए नियंत्रित किया। बूम! जब दोनों मुट्ठियां टकराईं, तो एक इमारत के विध्वंस जितनी तेज दहाड़ हुई, पूरे क्षेत्र में पृथ्वी हिल गई। आह! जहां तक परिणाम की बात है, गु किंग दर्द से चिल्लाए क्योंकि उनके वॉयड शैडो जायंट का दाहिना हाथ अभिनव के मुक्के से चकनाचूर हो गया था। गु किंग का शरीर बार बार पीछे हटा, जिससे विशाल वॉयड शैडो जायंट भी पीछे हट गया। उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। यह कैसे संभव है? हाफ स्टेप अर्थ रियल्म पावर हाउस द्वारा संघनित वॉयड शैडो जायंट्स को ची ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर्स द्वारा सभी ची ट्रांसफॉर्मेशन हमलों को दबाने के लिए माना जाता है। मेरा वॉयड शैडो जायंट उसकी गोल्ड कलर फिस्ट से कैसे पिट रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। वह समझ नहीं सके। बेशक वह समझ नहीं सके। अभिनव एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट जैसा कुछ नहीं था। अभिनव ने जो एनर्जी कल्टिवेट की थी, वह एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर थी।
अभिनव की इनर्जी 9 शिफ्ट लॉन्गेविटी सीक्रेट के माध्यम से कल्टिवेट की गई थी। हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल ची से रिफाइन की गई थी और हेवनली और अर्थली ट्रेजर्स को बदलने से जिसे कल्टिवेट इमॉर्टैलिटी के समान इनर्जी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह इनर्जी गुणवत्ता एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट द्वारा तैयार की गई गुणवत्ता से अधिक थी। इस प्रकार की इनर्जी के साथ उसने जो गोल्ड कलर फिस्ट संघनित की, उसने स्वाभाविक रूप से गुकिंग के इनर्जी शैडो जायंट को हराया। यह दो तलवारों की तुलना करने जैसा है। अभिनव की तलवार लोहे से बनी है और उसके प्रतिद्वंद्वी की लकड़ी से बनी है। लकड़ी की तलवार चाहे कितनी भी लंबी या बड़ी क्यों न हो, जैसे ही वह लोहे की तलवार को छूती है उसे आसानी से अलग कर दिया जाएगा। सिद्धांत समान है। अभिनव की इनर्जी गुकिंग की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली है। इस प्रकार वह जो मुट्ठी संघनित करता है वह आसानी से वॉइड शैडो जायंट को तोड़ सकती है। गुकिंग हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक और तकनीक निष्पादित की। इस बार उन्होंने वॉइड शैडो जायंट की दूसरी मुट्ठी के चारों ओर गू वर्म्स लपेटे और इसे फिर से अभिनव की ओर मारा। यह हमला पहले वाले से भी ज्यादा भयानक था। अपनी दुर्जेय इनर्जी के अलावा इसमें गू वर्म के हमले भी शामिल थे। हालांकि अभिनव ने एक और मुक्के के साथ जवाब दिया। बूम! एक बार फिर अभिनव का मुक्का टूट गया। हार स्वीकार करने को तैयार नहीं। गु किंग दहाड़ा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक हाफ स्टेप अर्थ रियल्म पावर हाउस हूँ। मैं तुम्हारा मुकाबला कैसे नहीं हो सकता? मरो! इस बिंदु पर गु किंग कुछ हद तक उन्मत्त हो गए थे। उन्होंने उन्माद में अपनी तकनीकों का इस्तेमाल किया। विभिन्न गु टेक्निक्स, स्पेल्स और मार्शल आर्ट्स हमले त्वरित उत्तराधिकार में आए। बस कुछ ही मिनटों में उन्होंने 7 गु टेक्निक्स, 3 स्पेल्स और 9 मार्शल आर्ट्स हमलों का इस्तेमाल किया था। फिर भी अभिनव ने उन सभी का मुकाबला एक मुक्के से किया। उसने सभी को एक ही मुक्के से हराया। वे सभी एक मुक्के से चकनाचूर हो गए। गु किंग अब तक पूरी तरह से घबरा चुके थे। चाहे वह कोई भी चाल अपनाते, अभिनव का एक ही मुक्का उसे चकनाचूर कर सकता था। एक मुक्का उनके सभी हमलों को तोड़ने के लिए वह लड़ाई कैसे जारी रख सकते थे? निराश और शर्मिंदा, वह गुर्राए, अभिनव, क्या तुम केवल बचाव कर सकते हो और हमला नहीं? तो तुम अभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। अभिनव ने उन्हें अपनी ऊंचाई से नीचे देखा और ठंडेपन से जवाब दिया, अगर मैंने पहले से हमला करना शुरू कर दिया होता तो तुम पहले ही मर चुके होते। हाँ, अभिनव, अहंकारी, यदि तुम मेरे हमलों का सामना कर सकते हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे हमलों का सामना कर सकता हूँ। एक हाफ स्टेप अर्थ रियल्म पावर हाउस की प्रोटेक्टिव ची, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये वास्तव में कितनी मजबूत है। एक एनर्जी कन्वर्जन मास्टर की ताकत के लिए एक हाफ स्टेप अर्थ रियल्म प्रैक्टिशनर की प्रोटेक्टिव ची को तोड़ना असंभव है। यह लोगों के बीच की दुर्गम खाई है। इस एज ऑफ धर्म एंड में मैंने कभी नहीं सुना कि एक एनर्जी कन्वर्जन मास्टर ने एक हाफ स्टेप अर्थ रियल्म पावर हाउस को मारा हो। ओह, क्या ऐसा है? अभिनव इससे कुछ हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक एनर्जी कन्वर्जन मास्टर और एक हाफ स्टेप अर्थ रियल्म प्रैक्टिशनर के बीच का मामूली अंतर पार करना इतना मुश्किल होगा। एज ऑफ धर्म एंड के इन सभी वर्षों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो आज मैं, अभिनव, पहला बनूंगा, अभिनव ने अचानक घोषणा की। हा हा हा! गु किंग फिर से पागलों की तरह हंसे। पहला बनोगे? तुम खुद को समझते क्या हो? जब तक तुम हाफ स्टेप अर्थ रियल्म तक नहीं पहुंच जाते, तब तक इंतजार करो, फिर मुझसे बात करना। अब तक अभिनव बेकार की बकबक से थक चुका था। यह काम करेगा या नहीं, केवल लड़ाई ही बताएगी। इस पल उसने और भी अधिक एनर्जी केंद्रित की। उसने अपने शरीर की लगभग सारी एनर्जी को एक मुट्ठी में संघनित कर लिया था। इस बार संघनित एनर्जी से बनी सुनहरी मुट्ठी एक साधारण मुट्ठी से केवल कई गुना बड़ी थी, लेकिन इसके भीतर निहित भयानक ऊर्जा पहले की तुलना में कई गुना अधिक थी। ये संघनन का परिणाम था। इस मुट्ठी के साथ अभिनव अपनी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करने की तैयारी कर रहा था।
वूश! उसका शरीर एक कुंडलित स्प्रिंग की तरह बाहर निकल गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, एनर्जी से सुनहरी मुट्ठी बनाई और इसे गुकिंग की ओर मारा। गुकिंग ने अभिनव को तिरस्कार से देखा और अपनी प्रोटेक्टिव ची बनाने के लिए एनर्जी को संघनित करने में अपना समय लिया। यह प्रोटेक्टिव ची वास्तव में उतनी ही दुर्जेय थी जितनी उन्होंने दावा किया था। इसका रंग गहरा था, उस प्रोटेक्टिव ची से कई गुना अधिक ठोस जो अभिनव ने पहले अन्य एनर्जी कन्वर्जन मास्टर से देखी थी। वास्तव में एक हाफ स्टेप अर्थ रियल मार्शल आर्टिस्ट और एक एनर्जी कन्वर्जन मास्टर की प्रोटेक्टिव ची में जमीन आसमान का अंतर था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने आश्वस्त थे, दृढ़ता से मानते थे कि अभिनव उनकी रक्षा को नहीं तोड़ सकता। बूम! उस पल अभिनव का मुक्का आखिरकार उनकी प्रोटेक्टिव ची पर लगा। जब मुट्ठी प्रोटेक्टिव ची से टकराई तो गुकिंग को एक भयानक बल महसूस हुआ, लेकिन वे अचल रहे। यह देखकर वह जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। अभिनव, क्या बस इतना ही है? उस थोड़ी सी ताकत के साथ तुम मेरी हाफ स्टेप अर्थ रियल्म प्रोटेक्टिव ची को तोड़ना चाहते हो? तुम सपना देख रहे हो। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाते, उनके चेहरे पर मुस्कान जम गई, क्योंकि अभिनव ने सेकंड स्टेज ऑफ एनर्जी पावर को उजागर कर दिया था। दूसरे चरण की शक्ति पहले से काफी बेहतर थी, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर। अपने आतंक के लिए गुकिंग ने महसूस किया कि ऊर्जा की दूसरी लहर के प्रभाव में उनकी प्रोटेक्टिव ची एक दरार के साथ टूट गई थी। फिर दरार तुरंत फैल गई, मकड़ी के जाले की तरह फैल गई। क्रैक! आखिरकार एक पल में इसने कांच के टूटने जैसी आवाज की। प्रोटेक्टिव ची टूट गई थी। सेकंड स्टेज फोर्स। यह एनर्जी का सेकंड स्टेज है। ओर्ग! उनकी आंखें अविश्वास से भर गई। उनकी प्रोटेक्टिव ची के टूटने के कारण उनका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और वह दूर एक झील में भारी रूप से गिर गए। एनर्जी का सेकंड स्टेज एक मार्शल आर्टिस्ट की डार्क एनर्जी के समान था। जब मुट्ठी लगी तो इसने न केवल प्रत्यक्ष शक्ति पैदा की बल्कि गुप्त डार्क एनर्जी, जो असली घातक चाल थी। प्रत्यक्ष शक्ति की तुलना में बहुत अधिक भयानक। शक्ति प्रत्यक्ष शक्ति से दसियों या सैकड़ों गुना तक भी पहुंच सकती थी। अभिनव ने अपनी एनर्जी पर प्रत्यक्ष और गुप्त शक्ति के सिद्धांतों को लागू किया था। उसने एक अधिक भयानक शक्ति उत्पन्न की और इसने उसके प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से चौंका दिया। रुचिरा, ड्रैगन एनवॉय, अपने सामने के दृश्य से पूरी तरह से दंग रह गई। वह वास्तव में जीत गया। एक मिड फेज एनर्जी कन्वर्जन मास्टर द्वारा एक हाफ स्टेप अर्थ रियल्म पावर हाउस को हराना एक पाइप के सपने से कम नहीं है। फिर भी उसने ये कर दिखाया। इस समय उसका सदमे शब्दों से परे था। संजीव नड्डा भी बहुत प्रभावित हुए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर गुकिंग थे। अभिनव के उस मुक्के से झील में गिरने के बाद वह जानते थे कि उनके पास जीत का कोई मौका नहीं था। उनके सभी हमलों को अभिनव के एक ही मुक्के से ध्वस्त कर दिया गया था और उनकी सबसे मजबूत रक्षा को भी अभिनव के एक ही मुक्के से तोड़ दिया गया था। लड़ने के लिए वह मात खा चुके थे। बचाव करने के लिए वह टिक नहीं सकते थे। वह लड़ाई कैसे जारी रख सकते थे? निश्चित हार। बिना दोबारा सोचे उन्होंने तुरंत भागने और बचने की तैयारी की, लेकिन स्वाभाविक रूप से अभिनव उन्हें दूर जाने देने वाला नहीं था। अभिनव ने एक बार फिर इंटरनल ची ट्रांसफॉर्मेशन से एक सुनहरी हथेली को केंद्रित किया। वह विशाल सुनहरी हथेली झील में पहुंची और गुकिंग को बाहर खींच लिया। गुकिंग ने हिंसक रूप से संघर्ष किया, लेकिन यह पूरी तरह से व्यर्थ था। पहले से ही गंभीर रूप से घायल, उनमें भागने की कोई ताकत नहीं थी। वह केवल भीख मांग सकते थे, अभिनव, मुझे छोड़ दो। यदि तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें पैसा, महिलाएं, अधिकार दे सकता हूं। अभिनव ने उपहास किया, ये चीजें अगर मुझे चाहिए तो आसानी से मिल सकती हैं। तो तुम्हें क्या चाहिए? जो कुछ भी तुम चाहो मैं तुम्हें दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि ये दुनिया तुम जैसे लोगों से मुक्त हो जाए।
अभिनव ने बिना किसी और बेकार बात के कहा। विशाल सुनहरी हथेली ताकत के साथ भींच गई। बैंग! और बस इसी तरह एक मार्शल तानाशाह को सीधे उसके द्वारा कुचल दिया गया। गू किंग, अंडरवर्ल्ड पैलेस के 5 एल्डर्स में से एक, नष्ट हो गए। गू किंग बस ऐसे ही मर गया। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा का मुंह फड़क गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। संजीव नड्डा बहुत उत्साहित थे, इसलिए नहीं कि वह बच गए थे, बल्कि इसलिए कि ड्रैगन गेट ने अभिनव जैसा ड्रैगन लॉर्ड पैदा किया था। ऐसे ड्रैगन लॉर्ड के साथ ड्रैगन गेट कैसे समृद्ध नहीं हो सकता। गू किंग को मारने के बाद अभिनव सबसे पहले संजीव नड्डा की जांच करने के लिए गया, उनकी चोटों की जांच की। उसने पाया कि संजीव नड्डा भी गू पॉइजन से पीड़ित थे और उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। अभिनव ने जल्दी से संजीव नड्डा के शरीर से गू जहर निकालने के लिए आइस एंड फायर 9 नीडल्स का इस्तेमाल किया, साथ ही उन्हें ठीक करने के लिए कुछ एनर्जी भी डाली। ड्रैगन लॉर्ड, मैं अब बहुत खतरे में नहीं हूँ। आप अभी एक कठिन लड़ाई से गुजरे हैं और बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर चुके हैं। आपको मुझे ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। संजीव नड्डा ने अपने शरीर में कुछ सुधार महसूस करते हुए कहा। अभिनव ने सिर हिलाया और फिर ड्रैगन एनवॉय रुचिरा की ओर बढ़ा। उसकी चोटें संजीव नड्डा से भी ज्यादा गंभीर थीं। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा वहां पड़ी थी, हवा के लिए हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल मर सकती है। अभिनव, तुम वास्तव में आश्चर्यजनक हो। जल्दी से हमारे वॉर डिपार्टमेंट में शामिल हो जाओ। आप इस हालत में हैं, अभी के लिए बात करना बंद करें। मैं पहले आपको ठीक करूंगा, अभिनव ने कहा। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा ने कड़वाहट से कहा, मेरी चोटें बहुत गंभीर हैं और मुझे ब्लड डेमन सेंटिपीड के गू पॉइजन से जहर दिया गया है। मुझे डर है कि यह निराशाजनक है। अभिनव, यह देखते हुए कि मैंने तुम्हारे जीवन के लिए लड़ाई लड़ी, क्या तुम मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हो, जो हमारे वॉर डिपार्टमेंट में शामिल होना और हमारे नए ड्रैगन ग्रुप के कप्तान का पद संभालना है? अभिनव ने अपनी आंखें घुमाईं। चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगी। मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। यह लाइलाज है, यहाँ तक कि वासुदेवेंद्र भी मदद नहीं कर सके। मैं अपनी चोटों की सीमा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अभिनव ने फिर से अपनी आंखें घुमाईं और बोलते समय सुइयां डालना शुरू कर दिया। उसने उसके शरीर में आइस एंड फायर 9 नीडल्स डालीं। उसका इलाज करते समय वह ये कहे बिना नहीं रह सका, मैं अभी भी तुम्हारे शर्त के अपने हिस्से को पूरा करने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम? ड्रैगन एनवॉय रुचिरा उग्र थी, मन ही मन सोच रही थी कि वह मर रही है, और फिर भी वह अभी भी उनकी पिछली शर्त के बारे में चिंतित था। उससे उसे मास्टर कहने की मांग कर रहा था। हालांकि ठीक जैसे ही वह फटने वाली थी, वह ये जानकर हैरान रह गई कि उसका शरीर तेजी से ठीक हो रहा था। वह स्पष्ट रूप से अपने शरीर से गू जहर को बाहर निकलते हुए महसूस कर सकती थी। पूह! उसका पेट मचल गया जब उसने अचानक काले खून का एक घूंट थूका जो गू वर्म से भरा था। काला खून निकालने के बाद उसका शरीर बहुत हल्का महसूस हुआ। गू जहर चला गया। वह आश्चर्य में चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। मैंने तुमसे कहा था, तुम मरने वाली नहीं हो। अभिनव उसका इलाज करता रहा। गू जहर निकालने के बाद अभिनव ने उसके घावों का इलाज करना शुरू किया। उसके पेट पर एक गंभीर घाव था जो ब्लड डेमन सेंटिपीड द्वारा दिया गया था। इस चोट से तुरंत निपटना पड़ा। बाहरी चोटों के लिए ताई यिनयांग डिवाइन नीडल तकनीक का उपयोग करते हुए अभिनव ने उसके एक्यूपॉइंट्स को सील करने और उसे ठीक करने में मदद की। इन मुद्दों से निपटने के बाद उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दीं और उसका रंग कुछ पीला पड़ गया। यह मुख्य रूप से भारी ऊर्जा व्यय के कारण था। गू किंग के साथ लड़ाई, संजीव नड्डा को ठीक करना और अब ड्रैगन एनवॉय रुचिरा का इलाज करना उसकी एनर्जी पर एक अभूतपूर्व टोल ले चुका था। यहाँ तक कि अभिनव भी अभिभूत महसूस कर रहा था। लेकिन सौभाग्य से सब कुछ खत्म हो गया था। गू किंग मर चुका था और संजीव नड्डा की चोटें
अब चिंता का विषय नहीं थी। जहां तक ड्रैगन एनवॉय रुचिरा की बात है, हालांकि उसकी चोटें भी काफी गंभीर थीं और उसे कई महीनों तक ठीक होने की आवश्यकता थी, कम से कम उसका जीवन अब खतरे में नहीं था। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा का इलाज करने के बाद वह आंतरिक रूप से और भी हैरान थी। तुम्हारी मेडिकल आर्ट्स भी बहुत शानदार हैं। मेरी हालत में तुम अभी भी मुझे ठीक करने में सक्षम थे। वह अपने शरीर की स्थिति से बहुत अवगत थी। वह जानती थी कि अभिनव ने उसे बचाया था। अभिनव ने मजाक किया, मैंने पहले कहा था, तुमने अभी तक शर्त पूरी नहीं की है। तुम संभवतः कैसे मर सकती हो? तुम। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा का चेहरा लाल हो गया जब उसने भींचे हुए दांतों के माध्यम से कहा, तुम इसे बार बार क्यों ला रहे हो? किसने तुमसे पहले इतना अहंकारी होने के लिए कहा था? पूरी तरह से ऐसे काम करना जैसे तुम मुझे नीची नजर से देख रही हो। अभिनव ने कंधे उचकाते हुए कहा। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा पिछली स्थिति के बारे में सोचते हुए वास्तव में काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। जब से हेड्स का पहला आदेश जारी हुआ था, उसने उम्मीद की थी कि अभिनव नहीं जीतेगा, बार बार उसे सुरक्षा के लिए भीख मांगने के लिए कह रही थी। लेकिन अंत में न केवल उसने हेड्स के 4 आदेशों को पार किया, बल्कि उसने उसे भी बचाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को रक्षा करनी थी, उसे उस व्यक्ति द्वारा बचाया जाएगा जिसकी उन्होंने रक्षा की थी। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा ने आह भरी, वह वास्तव में हार गई, और वह अपनी हार से पूरी तरह आश्वस्त थी। कहने के लिए और कुछ नहीं था। वह भी वॉर डिपार्टमेंट से थी, और वह चीजों के बारे में टालमटोल करना पसंद नहीं करती थी। हारने के बाद अपना वादा निभाने का समय आ गया था। वह बस अभिनव को मास्टर कहना शुरू करने ही वाली थी कि उसने पहले ही कहा, भूल जाओ, यह देखते हुए कि तुम्हारे लिए ये कितना मुश्किल है, साथ ही साथ जिस तरह से तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, उस पर विचार करते हुए तुम्हें अपना वादा निभाने की जरूरत नहीं है। अभिनव वास्तव में बस उसे चिढ़ा रहा था। वह वास्तव में वॉर डिपार्टमेंट की ड्रैगन एनवॉय थी, जिसकी सामाजिक स्थिति इतनी ऊंची थी, यहाँ तक कि सदन किंग मनोहर भी कम पड़ जाएंगे। इसके अलावा उम्र के मामले में वह उसकी सीनियर थी, और उसे मास्टर कहने के लिए कहना वास्तव में थोड़ी मांग थी। हालांकि जैसे ही अभिनव बोला, ड्रैगन एनवॉय रुचिरा ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपनी बात से मुकर जाता है? फिर उन्होंने ड्रैगन एनवॉय रुचिरा को देखा, अपना सिर झुकाते हुए उसे पुकारते हुए, माँ, मास्टर। इतना कहने के बाद उसका चेहरा एक बार फिर लाल हो गया। वह कुछ आकर्षक लग रही थी। जहां तक अभिनव की बात है, वह भी कुछ हद तक मोहित था। युवा होना और आंटी के आकर्षण को न जानना। उसने विचारों में खोए हुए धीरे से बड़बड़ाया।